हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आज आप लोग पढ़ाऊंगा भारतीय दंड संहिता। आईपीसी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। आईपीसी इंडियन पीनल कोड। ठीक है। ये 1860 में बन के तैयार हुआ था। यह है, इस चीज़ को पढ़ाने का मेन फोकस है हमारा यूपीएसआई एग्जामिनेशन जो आने वाला है। तो थोड़ा फोकस होकर पढ़ेंगे और वन लाइनर के तरीके से चलूँगा, थोड़ा फास्ट चलूँगा। 17 पेज का पूरा पीडीएफ है, तो थोड़ा सा आप प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा के सुन सकते हैं। डायरेक्ट ऑडियो बुक चलेगी ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में क्या है। जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध एक ऐसा कृत्य है जो किसी विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। केनी ने एक बुक लिखी हुई है, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, ऐसा ही पूछ सकता है कि केनी की पुस्तक का क्या नाम है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि यह क्षम्य है, अगर इसकी कोई माफ़ी है, तो वो कौन दे सकता है, केवल सम्राट दे सकते हैं। ठीक है। अपराध के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मानव, ह्यूमन। दूसरा होता है आपराधिक मन स्थिति, दुराशय या मेंसरिया। ये पूछ लेता है कि मेंसरिया क्या होती है। थर्ड आता है आपराधिक कृत्य तथा चौथे पे आता है ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज की क्षति हो। ठीक है, जिससे मानव तथा समाज की क्षति हो, वो ऐसे आपराधिक कृत्य किस में आएंगे, अपराध में आएंगे। ठीक। भारतीय दंड संहिता के समुद्र क्षेत्र 12 समुद्री मील तक है। 12 समुद्री मील तक पहुंचते हैं, इसे नॉटिकल मील कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। धारा 1 किससे संबंधित है? संहिता के नाम तथा उसके प्रवर्तन, लागू होने से संबंधित है। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया था। 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया था। और भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है, वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। यह धारा 2 के तहत कहा जाता है कि जो भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है, वो भारतीय दंड संहिता जो कि 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी, उसके सहित दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे जहां भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। मतलब वो कहीं भी कोई भी अपराध करेगा, लागू हमेशा यही इंडियन पीनल कोड ही होगा उसमें। ठीक है। उसी के अंडर में उसे अपराध के लिए दंड मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालती। मतलब कोई भी विशेष स्थिति होगी तो वहाँ भारतीय दंड संहिता नहीं लागू होती। वहाँ पास आईपीसी नहीं लागू होती है, वहाँ सीआरपीसी लागू होती है। ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, अभी हम आईपीसी पे ध्यान देंगे। तो कोई भी विशेष विधि या स्थानीय विधि होगी तो वहाँ पास इंडियन पीनल कोड नहीं लागू होता, वहाँ पास सीआरपीसी लागू होती है। ठीक। धारा 10 में पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है। धारा जो इंडियन पीनल कोड की धारा 10 है, उसमें पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया। पुरुष एक शब्द है जो किसी भी आयु के मानव का, नर का द्योतक है, मतलब नर जाति का द्योतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष का हो। उससे ऊपर इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु में मानव नारी का द्योतक है, मतलब वो चाहे 1 दिन की हो, चाहे वो 100 साल की हो, वो स्त्री शब्द नारी का द्योतक है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 लोक सेवक से संबंधित है। लोक सेवक मतलब जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, ये चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट के हो, लेकिन वो लोक सेवक कहलाते हैं। इस संहिता की धारा 24 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में बेईमानी से, डिसऑनेस्टी की परिभाषा दी गई है। बेईमानी की परिभाषा क्या है कि जो किसी इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष दोष के साथ में अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। मतलब जिसमें किसी भी चीज़ का दुराशय हो, दुराशय नहीं, सिर्फ लाभ से, कोई भी लाभ देने के चक्कर में दोष लिया गया हो, वहाँ पे क्या होता है, बेईमानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। धारा 25 में कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया है। फ्रॉड को धारा 25 में परिभाषित किया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति कपटपूर्ण कार्य किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व कई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। एक आपराधिक कृत्य, धारा 34। धारा 34, इसमें क्या है, एक आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य को के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हुआ है। जैसे कि लूट पाट करना, भीड़ के द्वारा तोड़ फोड़ करना। ठीक है, तो वहाँ पास क्या होगा कि
इसी धारा के अधीन माना जाएगा। धारा 34 के अधीन, सामान्य आशय के अधीन माना जाएगा। ठीक है। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो अपराधी कृत करने वाले लोगों को ज्ञात है। मतलब ये आशय जो होगा एक तरीके से दुराशय ही है। ठीक है, लेकिन ये लोगों को पता है जो काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं समान आशय और सामान्य आशय। समान आशय सिमिलर इंटेंशन और सामान्य आशय कॉम्युनल इंटेंशन में अंतर। इसमें क्या है, सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना होती है और पूर्व सहमति होती है, पहले से ये मीटिंग हो चुकी रहती है। जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना में दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है, मतलब ये बिना सोचे समझे हो जाती है और इसके पीछे, सामान्य आशय के पीछे में एक योजना होती है। नेक्स्ट चलते हैं, धारा 34 के अंतर्गत में जो सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद हैं वो कौन कौन से। 34 से रिलेटेड तीन मतलब कोर्ट में जो केसेस रहे हैं वो ये रहे हैं, महबूब शाह बनाम इम्परर, वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य। ठीक है, ये तीन सामान्य आशय के केसेस रहे हैं। धारा 40 के अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। 41 में क्या बताया गया है, विशेष विधि के बारे में बताया गया है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशेष भाग में लागू होगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, है ना, JNK हो गया। अब तो वहाँ पास नहीं है ऐसा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये सारा चीज़ लग जाता है। धारा 42 लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मन स्थिति से न किया गया हो। मन स्थिति मतलब मेन श्रिया। जैसे इसमें 4 विवाद हैं, कौन कौन से, आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टाल्सन, सिराज बनाम रूजटन और नाथूराम बनाम मध्य प्रदेश सरकार। ये गांधी जी की मौत वाली चीज़ है जो गोली मारे थे। नेक्स्ट पे आते हैं, धारा 42 में सद्भावपूर्व शब्द परिभाषित है। 52 में क्या है, सद्भावपूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास से की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। सद्भावपूर्वक शब्द क्या है कि इसके अनुसार कोई भी बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जब तक कि जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई विश्वास की गई हो। किस उसमें सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो वो सद्भावपूर्वक नहीं कहलाएगी। जो इन दोनों के बिना कहलाएगी वो सद्भावपूर्वक नहीं कहलाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आप इसको अपने तरफ से पढ़ लीजिएगा। धारा 43 के 43 में क्या, दंड के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से धारा 53 में मृत्यु दंड के प्रकार हैं, उसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास 2 प्रकार का है अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सादा कारावास, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। ये 5 प्रकार से हैं, लेकिन 5 प्रकार में तीसरे वाला जो कारावास है उसमें 2, एक कठोर श्रम के साथ, एक सादा श्रम के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, ये UPSI का भी क्वेश्चन रहा है। धारा 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 क और 396 में मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है। मतलब ये धाराएं हैं जो कि मृत्यु दंड के लिए जिनमें प्रावधान दिया गया है। 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 क और 396। नेक्स्ट, धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वहाँ पास अगर वो अपील करते हैं तो उसे माफ़ कर सकते हैं या फिर कम किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सरकार के द्वारा ही चुने गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, धारा 57 के अंतर्गत दंड की वह अवधि की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। मतलब जो कहते हैं ना कि आजीवन कारावास मिल गया तो वो लगभग 20 वर्ष के बराबर में चुना जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, धारा 63 के अनुसार जहां जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहां जुर्माना कुछ भी हो सकता है परंतु अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात युक्ति युक्त होगा। मतलब उतना ही होगा जितना कि अफोर्ड करने लायक होगा। भारतीय दंड संहिता 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। मतलब जुर्माना 67 में जुर्माने का अपराध है, लेकिन अगर जुर्माना नहीं है तो कारावास दिया जाएगा। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक हो तो कारावास 4 माह तक, जुर्माना 100 रुपये से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय दंड संहिता धारा 71 में 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे दोनों के लिए एक ही सजा प्रावधान है। मतलब अगर इसका मतलब निकाला जाए कॉमेडी में तो 1 आदमी को मारिए या फिर 50 आदमी को मारिए, सजा एक ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका सिर्फ समझने का मतलब तो यही आ रहा है कि 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास है। ठीक है। एकांत परिरोध के दंड देश में के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब ये 3 माह की अवधि टोटल है, लेकिन 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। एक बार में रखे तो 14 दिन, 14 दिन के बाद फिर 1-2 दिन के लिए बाहर निकालेंगे, फिर रखेंगे। यदि कारावास 3 मास से अधिक की अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के लिए 1 मास के एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक ना होगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं, अर्थात इन धाराओं के तहत आने वाले अपराध को दंड से मुक्त कर दिया गया है। धारा 4 में, सॉरी इसको मैं 6 बोल दिया था शायद, अध्याय 4 में धारा 76 और 106 तक के साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं, अर्थात इन धाराओं के तहत आने वाले दंड से अपराध को दंड मुक्त कर दिया गया है। धारा 76 और 95 तक की धाराएं क्षमा योग्य बचाव से संबंधित हैं। धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा 76 के अनुसार तथ्य की मूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव, परंतु विधि की मूल बचाव नहीं है। धारा 77 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिससे उसके बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। सॉरी, नेक्स्ट पे आते हैं। धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है तो वह कार्य अपराध नहीं है। नेक्स्ट पे, का एक पुलिस ऑफिसर को वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। का एक पुलिस ऑफिसर है जो कि वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। का ने कोई अपराध किया नहीं किया है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। मतलब कोई भी आया उसका चाहे एक्सीडेंट कर दो और वो अपराध में नहीं आएगा, लेकिन उसके पीछे क्या नहीं होना चाहिए, मेन श्रिया नहीं होना चाहिए, दुराशय जो होता है वो नहीं होना चाहिए। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो कि निम्न है। देखे नेक्स्ट पे ही आ गया। जो ये दुर्घटना है वो धारा कौन सी है, धारा 80 है। इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस रहिएगा, धारा 80। नेक्स्ट पे चलते हैं। दुर्घटना की जो अपवाद हैं उनको देखते हैं। एक कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। जो कार्य होगा वो आपराधिक आशय, मेन श्रिय नहीं हो या फिर नॉलेज नहीं हो, उसके पहले भी वो उस चीज़ को मतलब डिस्कस नहीं किया गया हो। नेक्स्ट, कार्य विधि पूर्वक प्रकार और विधि पूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। कार्य विधि पूर्ण हो, मतलब जितने भी कागज पत्तर हैं सब रहे। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा संबंधित है। आर बनाम डडले आर एवं स्टीफन का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अगर 7 साल से नीचे का बच्चा है उसे बंदूक चलाना सिखा के आप अपने दुश्मन को मार सकते हैं, ठीक है, उसके लिए वो अपराध नहीं होगा। ऐसा मेरा कुछ बढ़ावा नहीं है आप लोगों को, बस मैं एक कॉमेडी बोल रहा हूँ जैसे कि आप लोगों का मन लगा रहे। 7 वर्ष के शिशु को भी सभी अपराध दायित्व के मुक्त रखा गया है। 7 वर्ष के शिशु को हम सभी अपराधों से मुक्त रखा गया। धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्व के अधीन होंगे। मतलब वो उनके उस टाइम के विवेक पे निर्धारण करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृचित्र व्यक्ति जो पागल होगा को अपराध नहीं माना जाता, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त ये जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसा होने पर वह दंडित किया जाएगा। मतलब उस टाइम पे अगर वो पागल नहीं था, उस टाइम पे उसे समझ थी, तो उसे जाहिर सी बात है अपराध के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मैकनाटनवाद विकृचितता के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है। कौन? धारा 85 अपनी इच्छा के विरुद्ध में प्रतिरक्षा के प्रावधान पर बचाव करती है। नेक्स्ट चलते हैं। धारा 86 क्या कहती है? स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 रोमन विधि शास्त्र से के प्रसिद्ध सूत्र वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपराध कृत्य नहीं हुए।
जो स्वैच्छिक कार्य हैं वो अपराधकृत नहीं है। जैसे आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वहाँ पास ना रेप हो सकता है, ना ही वहाँ पास कोई दुस्साहस हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है। 87 में क्या कहा गया है कि अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है। पहला, सम्मित 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित करना आशयित न हो, मतलब दुराशय ना हो कि मृत्यु का हो, उपयुक्त की संभाव्यता का ज्ञान ना हो, मतलब जो हो जाएगा उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर, मतलब किसी की आप हत्या ना किए हों या फिर किसी की मृत्यु ना किए हों, वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है तो अपराध नहीं होगा। मतलब अगर कोई आदमी आपको प्रेशर करता है, आपको हत्या नहीं करना है या फिर किसी को मारना नहीं है, बस आपको लूट करना है या फिर कोई गाड़ी आपको इधर से उधर ले जानी है, चोरी करनी है, कुछ भी तरीके से हो सकता है, बस उसके लिए आपको वो बोले कि आपको जान से तुरंत मार देगा, तो उसके लिए अगर आप वो काम करते हैं तो वो दंडनीय नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अनुसार तुक्ष अपहानि कारित, मतलब किसी को डांट देना नैतिकता बस करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुक्ष अपहानि वह है जिसे मामूली समझ व स्वभाव वाला कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है, मतलब अगर कॉमन सेंस है तो आदमी उसको समझ लेता है, उसकी शिकायत नहीं करता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधित प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। मतलब 96 से 106 तक क्या है, मानव शरीर और संपत्ति उसके प्रतिरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। मतलब अगर आप अपना प्राइवेट कुछ चीज़ें हैं उनको सुरक्षा देना चाहते हो तो आप उनकी मृत्यु कर सकते हो। जैसे कि पहला है जब हमले का परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्ति युक्त आशंका हो, मतलब वो सामने वाला आपकी मृत्यु करना चाहता हो, ठीक है। नेक्स्ट है जब हमले से घोर उपहति कारित होने की युक्ति युक्त आशंका हो, मतलब ऐसा कि आपकी आंख चली जाएगी, आप पागल हो जाओगे या फिर आप जिंदगी भर स्ट्रेचर पे हो जाओगे। नेक्स्ट है बलात्संग के आशय से हमला, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है बलात्संग मतलब कि अंग भंग कर देना। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, मतलब या रेप के लिए या फिर फिजिकल चीज़ों को डैमेज करने के लिए, फिजिकल यूज़ के लिए। व्यपहरण अपहरण करने के लिए किया गया हमला। सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, मतलब मेन श्रिया के साथ में पहले से ही जिसकी आप वो कर चुके हो, क्या नाम है, योजना बना चुके हो। तेजाब फेंकने का प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहत की युक्ति युक्त आशंका। ये 7 तरीके हैं जिनमें आप सामने वाले को अगर कुछ भी कर देते हैं तो सामने वाला आपको कभी भी मृत्यु दंड नहीं होगा। धारा 100 कहती है कि ये 7 मामले हैं जिनमें आप सामने वाले को अगर मार डालते हैं तो आपको मृत्यु नहीं हो, दंड नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। मतलब लूट कर रहे हैं तो भी आप मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात्र में गृह भेदन कर रहे हैं, मतलब सेंध लगा रहे हैं, छत से कूद के अंदर आ रहे हैं, दीवार तोड़ के अंदर आ रहे हैं, गेट तोड़ के अंदर आ रहे हैं। अग्नि द्वारा रिष्ट, मतलब आग लगा रहे हैं। चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार जिससे मृत्यु का घोर उपहत्ति की आशंका हो, मतलब इसमें मृत्यु भी कर सकते हैं। अगर सामने वाला पकड़ लेता है तो जाहिर सी बात है जो मेन श्रिया के साथ में आया हुआ है वो मृत्यु कर देगा। और लूट, रात्रि निर्वेदन, अग्नि रिष्ट और चोरी, इनमें मेन श्रिया हर जगह होती है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेषण का अपराध है उकसाने द्वारा, उकसाओगे तब भी यह दुष्प्रेषण है। साक्ष्य सहायता द्वारा और षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। मतलब दुष्प्रेषण तीनों आते हैं, उकसा के, साक्ष्य सहायता द्वारा या षड्यंत्र में शामिल होकर, तीनों तरीके से धारा 106 में दुष्प्रेषण के तहत आप अपराध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयदेव बनाम स्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। मतलब ये किस में आएगा, वो धारा 96 से लेके 106 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। मतलब 120A में क्या है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 102 क
आपराधिक मतलब वही सेम है, ए और क। आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है कि कोई अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त दंड देने के पर्याप्त है। मतलब ये क्या है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा में क्या दिया गया है कि कोई अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना भी अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। मतलब मेन श्रिया आपको मिल जाएगी अगर, तो वहाँ पास आपने अपराध किया है या नहीं किया है, आपको दंड देने के लिए, अभियुक्त दंड देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और वो दंड मिल जाता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 102 120 सॉरी 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। किसको? 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र मतलब आप सिर्फ और सिर्फ योजना बना रहे हैं, है ना, योजना बना रहे हैं, तब भी आपको क्या होगा, दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 120A के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया। आपराधिक षड्यंत्र किसे कहते हैं? धारा 120A में बताया गया है कि कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध तो नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने की या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति क्या होती है? आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। नेक्स्ट, विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे ही एक एक बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक्चुअली मैं वन लाइनर करा रहा हूँ तो, और डायरेक्ट बुक से करा रहा हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तभी बीच में आ रहे हैं। इसका पूरा डिटेल देखना होगा तो आप यूट्यूब देख सकते हैं। यहाँ समझाने लगूंगा तो वन लाइनर मेरा ख़राब हो जाएगा, फिर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर वन लाइनर का कोई मतलब निकलेगा नहीं। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने की दुष्प्रेरण या मृत्युदंड से दुष्प्रेरण करना है, मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है। मतलब युद्ध करना, युद्ध के बारे में सोचना और युद्ध के बारे में प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेषण करना, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय है। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, आप लड़ाई झगड़े के बारे में ना सोचिए, ना किसी को कहिए और ना कभी शामिल होइए। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास उपबंध है। 122 में क्या है? आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का उपबंध है। ये पूछा हुआ है यूपीएसआई में कि किस धारा में आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास दिया जाता है, किया जाता है। तो वहाँ पास ऑप्शन दे देगा 121, 120A और 120B और 122। तो ऑप्शन 122 इज राइट। नेक्स्ट, धारा 124A राजद्रोह सेडिशन को परिभाषित करती है। मतलब आप जब भी कभी, जैसे जेएनयू में एक बार नारा लगा हुआ था कन्हैया कुमार के रैली में कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो क्या होता है? राजद्रोह हो जाता है कि आप अपन किसी राष्ट्र में रह के किसी दूसरे राष्ट्र की जय जयकार कर रहे हैं जो कि एंटी है हमारा, ना कि वहाँ पास कोई भाषण देने आया है या फिर हमारी मित्रता है। तो एंटी स्टेट का अगर आप बड़ाई करते हो और जय जयकार करते हो तो वो राजद्रोह कहलाता है। तो 124A में क्या दिया गया है? सेडिशन की को परिभाषित किया गया है, राजद्रोह को। धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा, अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, है ना। मतलब कि अगर किसी ने भी 124 के अनुसार गलती की है, 124 के अनुसार गलती की है, किसी भी तरीके से लिखा हुआ, शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूप अथवा भारत में विभिन्न विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा के अवमानना पैदा करेगा, घृणा या अवमानना पैदा करेगा, तो या प्रयत्न भी करेगा, तो वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 तरीके हैं, 3 आजीवन कारावास, 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। तो जुर्माना इन तीनों में कॉमन है, लगा सकते हैं, नहीं भी। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली
को परिभाषित किया गया है। मतलब 141 में विधि के विरुद्ध, मतलब जो कि कानूनी तौर पे सही ना हो, जैसे कि स्मगलिंग के लिए आप मीटिंग कर रहे हो या फिर क्राइम के लिए आप मीटिंग कर रहे हो, तो वो ऐसी मीटिंग को मतलब विधि विरुद्ध माना गया है, अनलॉफुल असेंबली माना गया है। तो ऐसा जमाव आप नहीं कर सकते हो, ये धारा 141 कहती है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। मतलब आप कानूनी तौर पे अगर किसी भी विधि को विरोध कर रहे हो और 5 लोगों से ज़्यादा हो तो वो विधि पूर्ण जमाव नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब 6 महीने का कारावास भी हो सकता है, उसको जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल प्रयोग या हिंसा बलवा पर आधार अपराध गठित करती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का अपराध कहलाती है। ठीक है, बलवा का अपराध किसे कहते हैं कि 5 लोग से ज़्यादा जब हैं और उनका जो मंथन है, जो डिस्कशन है, मीटिंग है, वो एक साधारण है, एक पॉजिटिव चीज़ को लेके है, तो वो क्या करेंगे कि अगर उस पर करते हैं हिंसा करते हैं तो वो बलवा कहलाएगी। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, बलवा का जो अपराधी होगा वो 3 तरीके से दंडित होगा, 2 वर्ष की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है, विधिक विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 153 क में दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय अखंडता का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 154, 55 और 56, मतलब 154, 155, 156 दंडित विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती हैं। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंगिस 1730 में वाद में प्रतिपादित किया गया था। इसमें प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत जो है वो आर बनाम हिगिंस 1730 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा एफ को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, मतलब पब्लिक प्लेस में, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपया जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। मिथ्या सूचना इल्तिला, मतलब झूठी सूचना देने को भारतीय दंड संहिता में धारा 177 में दंडित किया गया है। 6 माह का कारावास होगा या 1000 रुपये या दोनों से दंड मिलेगा। ठीक है,